मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री कृष्ण नारायण पीजीटी भूगोल +2 हाई स्कूल टीआरटी लेदा से हूँ। आज हम लोग कक्षा 11 का भूगोल विषय से संबंधित अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में बहुत सारे दार्शनिक विद्वानों ने काफी सारे विचार दिए हैं, किंतु आरंभ के जो विचार थे वो सभी धर्म से जुड़े हुए थे। इस संबंध में सबसे तर्कपूर्ण विचारधारा यानी कि विचार 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने दिया था। उसके बाद इसमें बहुत सारे विचारधारा अन्य विद्वानों ने दिया। इसलिए उन सभी विचारधारा या सिद्धांत को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आरंभिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो पहले हम देखेंगे कि आरंभिक सिद्धांत में किन किन विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिया। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अन्य ग्रहों की भांति सूर्य से ही हुआ है। और इस संबंध में सबसे पहला धारणा इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने 1755 ईस्वी में गैसीय राशि परिकल्पना के नाम से प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही छोटे छोटे ठंडे एवं छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, जिसका उन्होंने नाम दिया आद्य पदार्थ। यहाँ इस आप इस में देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि ये आद्य पदार्थ जो थे छोटे छोटे टुकड़े थे और ये ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। और ये क्या हुआ, कालांतर में इन दोनों मतलब इन सभी के बीच में आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे के नजदीक इनका अट्रैक्शन होता गया, आकर्षण होता गया। तत्पश्चात क्या हुआ कि अधिक तापमान एवं कोणीय संवेग के कारण, कांट ने यह बताया कि अधिक तापमान एवं कोणीय संवेग के कारण ये सभी आद्य पदार्थ जो थे वो गैसीय राशि में परिवर्तित हो गए, गैसीय राशि के रूप में परिवर्तित हो गए। जिससे क्या हुआ, फिर उसके पश्चात इनसे कई छल्ले, छोटे छोटे छल्ले निकले, जिनसे हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये अवधारणा था इमैनुअल कांट का, जो कि 1755 ईस्वी में गैसीय राशि परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा अवधारणा है, दूसरी परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 ईस्वी में किया था। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि प्रारंभ से ही ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ जो है वो गर्म है और मंद गति से घूम रहे हैं। आद्य पदार्थ जो है वो काफी गर्म है और मंद गति से घूम रहे हैं। इस घूमते हुए गर्म और मंद गति से घूमते हुए पदार्थ को इन्होंने निहारिका का नाम दिया, जो आप यहां देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में निहारिका का नाम दिया। ये निहारिका
आगे धीरे धीरे जब इसका तापमान कम होता गया तो इसमें संकुचन होने से अब केंद्रीय शक्तियों के कारण इसका परिभ्रमण भी अधिक तीव्र हो गया। तीव्र होने के बाद इसमें से एक छल्ला निकला और वो फिर 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो उस निहारिका का जो बचा हुआ शेष भाग था वो रह गया, जो आज वर्तमान में सूर्य के रूप में मौजूद है। तो इस संबंध में निहारिका परिकल्पना ये स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इस तीसरे परिकल्पना पर आएंगे, चेम्बरलिन तथा मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम देखे हैं कि इमैनुअल कांट और लाप्लास इन दोनों की परिकल्पना के कंसेप्ट में जो ब्रह्मांडीय पदार्थ थे, आद्य पदार्थ, उसका योगदान अधिक था और उसी के ऊपर इनका फोकस था। किंतु जब अब इसके बाद जितने भी विद्वानों ने इसके संबंध में अपनी अवधारणा दी है, उसमें सूर्य जो कि एक गर्म गैसीय पिंड है, जो ब्रह्मांड में निरंतर गर्म गैसीय पिंड है, और इसके साथ एक तारा, सूर्य भी एक तारा है लेकिन इसके साथ एक अन्य तारा की भी परिकल्पना ली गई है। जैसा कि चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1905 ईस्वी में यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के समीप एक अन्य तारा के आने से हुआ। सूर्य के समीप जब एक अन्य तारा आया जिसका आकर्षण शक्ति सूर्य के पदार्थों को अपनी ओर खींचा, तत्पश्चात ये हुआ कि सूर्य से काफी सारे पदार्थ इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट में यहाँ इमैनुअल कांट की गैसीय राशि परिकल्पना और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चेम्बरलिन ने जो अपना जो परिकल्पना दिया था, उसमें उन्होंने माना था कि एक सूर्य है और उसके समीप एक पथ पे एक तारा, दूसरा एक तारा स्टार गुजरता है, जिससे इसकी आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सारे छोटे छोटे कण इससे बाहर निकलते हैं। जब यह तारा जब दूर चला जाता है तो फिर ये घनीभूत होकर के एक साथ घनीभूत होकर के फिर उनसे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा जो परिकल्पना है वो सर जेम्स जिंक्स ने 1919 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना के नाम से अपना सिद्धांत दिया था, और इसमें जेफरीज ने 1929 में संशोधन किया।
इसलिए ये जेम्स जीन्स तथा जेफरीज दोनों के द्वारा माना जाता है ज्वारीय परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन 1919 ईस्वी में जेम्स जीन्स ने किया था और उसमें कुछ संशोधन 1929 में जेफरीज महोदय ने किया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य एक गैसीय पिंड तथा तारा है। उसके नजदीक एक साथी तारा पास से गुजरता है। जिसकी आकर्षण शक्ति और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सूर्य से एक ज्वार के रूप में कुछ भाग बाहर की ओर, यानी कि तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की ओर एक फिलामेंट बोले इसे, या सिगार बोल सकते हैं, और यहां इन्होंने एक ज्वार टाइडल के रूप में प्रयोग किया है। टाइडल सिगार या ज्वार बोल सकते हैं के रूप में बाहर निकलता है और वो तारे की तरफ खींचता है। तो नेक्स्ट कुछ दिन के बाद कालांतर में जो स्थिति होती है कुछ ऐसे हो जाती है। कालांतर में कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ये सूर्य का जो ज्वार होता है वो निकल करके अलग हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि फिर ये ज्वार कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और इसी से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। यही कई टुकड़ों में 9 टुकड़ों में विभाजित होकर के इनसे कई ग्रहों का निर्माण होता है। या मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से सभी ग्रहों का निर्माण इस फिलामेंट से या ज्वार से होता है। इसके अलावा 1950 में रूस के ऑटो स्मिथ ने धूल एवं गैस की परिकल्पना दिया था, जिनके अनुसार वर्तमान में पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण ब्रह्मांड में उपस्थित धूल एवं गैस के कारण हुआ है। ठीक इसी प्रकार जर्मनी के एक विद्वान थे कार्ल वाइजर, उन्होंने सूर्य तथा ग्रहों के निर्माण में कॉस्मिक धूल को महत्वपूर्ण माना है। तो ये सब आरंभिक सिद्धांत थी, जो आरंभ में जो सिद्धांत
दिया गया था। किंतु वर्तमान में सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 से 60 के दशक में हुआ था, जिसका सत्यापन 1972 ईस्वी में हुआ। इस संबंध में एडविन हब्बल नाम के विद्वान ने सर्वप्रथम 1920 में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इसके संबंध में उन्होंने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड का निर्माण एकाकी परमाणु से माना गया है। इस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व एकाकी परमाणु से उपजा। एकाकी परमाणु से ये ब्रह्मांड उपजा। पहले शुरुआत में ये ब्रह्मांड जो था वो काफी संकुचित एकाकी परमाणु के रूप में था, जिसका धीरे धीरे विस्तार होता गया। विस्तार होने से क्या हुआ, फिर ये आगे की तरफ हम देख रहे हैं दूसरे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये परमाणु से फिर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तो सभी आकाश गंगाओं के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती चली गई। आकाश गंगाएं क्या है? आकाश गंगाएं है जैसे हमारा आकाश गंगा इरावत पथ है मिल्की वे। आकाश गंगा में कई तारों का समूह होता है। आकाश गंगा जो है कई तारों का समूह है। फिर ये आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती चली गई और अभी वर्तमान में ये जारी है और ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में हल्के गैस के बादल थे। इनके बीच आकर्षण होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा का निर्माण होता चला गया। फिर इनके बीच टूटने से, फिर इनके बीच जब टूटन हुई तो उससे तारों का निर्माण हुआ और तारों के टूटने से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एकाकी परमाणु से माना जाता है। अब हम देखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत में निम्न अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि प्रारंभ में समस्त पदार्थ अत्यधिक छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर एकत्रित थे। दूसरा जो अवस्था था बिग बैंग में वो ये था कि अब से 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ और जिससे क्या हुआ कि इसका विस्तार होता चला गया, जो अब भी जारी है। और इसमें इस प्रकार से ये बिग बैंग सिद्धांत स्टूडेंट, तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से विभिन्न परिकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग देखेंगे
कि तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल का निर्माण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति और उस पर स्थलमंडल का विकास, वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग तारों के निर्माण के बारे में जान लें। आकाशगंगा असंख्य तारों के गुच्छे को या असंख्य तारों के संकेंद्रण को आकाशगंगा कहा जाता है, गैलेक्सी जिसे बोलते हैं। हमारा जो आकाशगंगा है वो उसको मंदाकिनी भी कहा जाता है और उसमें मिल्की वे जो है वो एक उसी का भाग, हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का निर्माण ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा पदार्थों के असमान वितरण के कारण घनत्व में विभिन्नता होने से तथा उनके गुरुत्वाकर्षण में अंतर आने से, पदार्थों के एकत्रित होने से आकाशगंगाओं का विकास हुआ। आकाशगंगा का विस्तार अधिक होता है, इसमें दूरियां भी होती है, काफी दूर दूर तक होती है। आकाशगंगाएं काफी दूर दूर तक विस्तृत होती है। इनकी जो व्यास होती है, इनकी जो रेडियस है, ये 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक होती है। काफी बड़ा बड़ा आकाशगंगा ब्रह्मांड में पाया जाता है। इनके निर्माण में हाइड्रोजन गैस की भूमिका बहुत ही अधिक होती है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की जो गति है वो क्या है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जो एक वर्ष में 9.461 into 10⁻12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष में 9.461 into 10⁻12 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ये दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। आकाशगंगा में गैसीय पिंडों का संकेंद्रण होता है। संकेंद्रण होने से इनसे तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण को लेकर के कई अवस्थाएं हैं जिसमें ग्रहों का निर्माण होता है। ग्रहों का निर्माण तारों से ही हुआ है, जो निहारिका के अंदर गुंजित गैसों का झुंड है और गुंजित झुंड में गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जब गुरुत्व बल लगता है तो इनसे गैसीय क्रोड का निर्माण होता है। गैसीय क्रोड चारों ओर से गैस तथा धूल कण के चक्कर लगाने लगती है और एक बादल के रूप में संघनित होकर के उसी के चक्कर लगाती रहती है। और उसके लगाने से क्या होता है, उस पर उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गोलाकार रूप में पिंड का निर्माण होता रहता है। तो ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में होता क्या है कि ग्रहों का निर्माण में गैसीय क्रोड का विकसित होता है। गैसीय क्रोड विकसित होने से उसके चारों ओर गैस तथा धूल कण चक्कर लगाने लगते हैं। ग्रहों के निर्माण में द्वितीय अवस्था है कि गैसीय क्रोड, जो गैसीय क्रोड बन गया, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गोलेकार
पिंड विकसित हो जाते हैं। गैसीय क्रोड के इर्द गिर्द छोटे छोटे गोलेकार पिंड विकसित हो जाते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। ग्रहाणु क्या होता है? अधिक संख्या में जब ये छोटे छोटे पिंड जो एकत्रित हो जाते हैं उसे ग्रहाणु कहते हैं। इन ग्रहाणु पे का संकेंद्रण होते जाता है। जब छोटे छोटे पिंडों पर, अब तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जब छोटे छोटे ग्रहाणु के जो पिंड होते हैं वो संवर्धित होते जाते हैं, उस पे क्या होता है कि गैसों और धूल कणों का झुंड जो है उसके चारों ओर एकत्रित होता जाता है, जिससे क्या होता है कि वो संवर्धित होते होते और बड़ा रूप धारण करते चले जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पिंड है वो मिल करके एक बड़े पिंड का रूप धारण कर लेता है। ये छोटे छोटे ग्रहाणु जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे बड़े एक परत पे दो परत इस तरीके से संकेंद्रित होते होते एक बड़ा पिंड का रूप धारण कर लेता है। और इससे क्या होता है कि जो बड़े पिंड का जब रूप धारण हो जाता है तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, ग्रह का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्रह निर्माण में 3 अवस्था होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ये 3 अवस्थाओं से होकर के ग्रह का निर्माण होता है। अब हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने सौरमंडल में पहले क्या था कि सूर्य प्लस 9 ग्रह थे। सूर्य के साथ 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें प्लूटो जो सबसे छोटा ग्रह था और अपना 9वां ग्रह था, अपने सौरमंडल का जो 9वां ग्रह था, उसे ग्रह की संज्ञा से वंचित कर दिया गया, अर्थात उसको ग्रह से हटा करके बौना ग्रह बना दिया गया। इसका वजह यह था कि प्लूटो जो था वो नेपच्यून, वरुण जिसे हम बोलते हैं, वरुण ग्रह के पथ को अतिक्रमण कर लेता था। इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा करके बौना ग्रह के वर्ग में रख दिया। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे सौर मंडल में वर्तमान में सूर्य के साथ 8 ग्रह को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन ने सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह को शामिल किया है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो गर्म गैस का पिंड है जो अंतरिक्ष में चारों ओर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। इसके सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। इसके बाह्य भाग को क्रोमोस्फेयर तथा इसके आंतरिक भाग को फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर का जो तापमान है वो बाहरी भाग जो इसके सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, उससे बहुत ज्यादा 15000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सूर्य एक धधकता हुआ गर्म गैस का गोला है जो निरंतर हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का संचार करता रहता है, और इसी ऊर्जा को प्राप्त करके पृथ्वी पर जन जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट, जो सौरमंडल के जो अन्य ग्रह हैं उसमें जो पहला जो ग्रह है वो है, हम लोग ऐसे समझेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग भीतरी ग्रह रखें, इनर प्लैनेट। भीतरी ग्रह के अंतर्गत बुध,
शुक्र, मंगल और पृथ्वी आते हैं। क्योंकि इनकी सूर्य से दूरी कम है, इसलिए इन्हें भीतरी ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। और बाह्य ग्रह जिनकी इन ग्रहों की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी है, उसे बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं ये बाह्य ग्रह हैं और इनका आकार बड़ा होने के कारण इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ होता है, जोवियन का अर्थ हुआ बृहस्पति के समान, यानी कि बृहस्पति के समान आकार वाले जो ग्रह हैं, यानी कि बड़े में जो है, उनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अब हम सिलसिलेवार एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि जो सूर्य प्लस 8 ग्रह जो है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तब हमारा सौरमंडल का पाठ खत्म हो जाएगा। सौरमंडल में जो सबसे सौरमंडल में जो सबसे प्रथम है वो है सूर्य। सूर्य के बारे में हम लोग जान गए कि सूर्य जो है उसके सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सूर्य गर्म गैस का पिंड है जो निरंतर ऊर्जा का संचार अंतरिक्ष में कर रहा है। सूर्य के बाद जो सबसे इसका निकटतम जो ग्रह है वो है बुध, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट है और ये लगभग 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। 88 दिन में ही सूर्य का ये परिक्रमा कर लेता है। हाँ, यह परिभ्रमण और परिभ्रमण ये 88 दिन में करता है। इन दो शब्दों को समझना आवश्यक है। 2 शब्द है परिक्रमा, जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन, और दूसरा है परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ है रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों में अंतर ये है कि जब कोई ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है तो वह परिक्रमा कहलाता है और परिभ्रमण का अर्थ होता है कि जब वह सूर्य का चारों ओर से एक चक्कर पूरा करता है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी की भी 2 गति है, परिक्रमण और परिभ्रमण। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होता है। और परिभ्रमण के अंतर्गत वह सूर्य के एक चक्कर 365 दिन में लगभग चक्कर लगाती है। तो
वह उसका परिभ्रमण कहलाता है, जिससे परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि परिक्रमा से पृथ्वी पे क्या होता है, रोटेशन से दिन और रात होती है, और परिभ्रमण से ऋतु में परिवर्तन होता है। तो बुध का जो है वो रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण है, 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर ये 59.5 में एक परिक्रमा दिन में ये एक पूरा करती है। अब नेक्स्ट है बुध पर क्या है कि जीवन नहीं है। नेक्स्ट है बुध के बाद है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन की संज्ञा भी दी जाती है। शुक्र जो ग्रह है उसको भोर का तारा, सांझ का तारा तथा इसको एक टेबल है, इस टेबल में दिया हुआ है कि पृथ्वी घूर्णन की अवधि इसका 59 दिन है। शुक्र जो है उसका जो घूर्णन की अवधि है वो 243 दिन है, और यह सूर्य के चक्कर 225 दिन में लगाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, ग्रह, घूर्णन अवधि, परिक्रमण अवधि, अभी जो हमने बताया था रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन हो गया घूर्णन अवधि और परिक्रमण हो गया रिवॉल्यूशन। घूर्णन का अर्थ हो गया अपने काल्पनिक अक्ष पर जो एक बार घूमती है, और परिक्रमण का अर्थ हो गया जब वो सूर्य के चारों चक्कर पूरा चक्कर लगाती है। और उपग्रहों की संख्या, पहला है बुध, पहला है बुध। बुध ग्रह का जो घूर्णन अवधि है वो है 59 दिन। परिक्रमण अवधि है इसकी 88 दिन। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का घूर्णन अवधि है 243 दिन, और ये सूर्य का परिक्रमा जो है ये 225 दिन में करती है।
इसी प्रकार पृथ्वी पृथ्वी 323 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक घूर्णन अवधि कंप्लीट करती है और 365.3 दिन में ये एक परिक्रमण अवधि करती है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके बाद है मंगल। मंगल में मंगल 24 घंटे 36 मिनट में घूर्णन करती है। इसका 687 दिन में 687 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका 2 ग्रह है, फोबेस और डोमस। इसके 2 ग्रह के नाम है फोबेस एंड डोमेन। अब नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति का जो घूर्णन अवधि है वो है 9 घंटे 54 मिनट। यह 11.86 वर्ष में, यहाँ पे दिन नहीं वर्ष हो जाएगा। ये सब ऊपर वाले, ये सब जो ऊपर थे वो सभी दिन में थे, लेकिन अब बृहस्पति जो है वो पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है, तो ये इसकी परिक्रमण अवधि भी काफी लंबी है, 11.86 वर्ष। इसके पास सबसे अधिक संख्या में उपग्रह है 39। इसके बाद है शनि ग्रह है जो 10 घंटे 42 मिनट में इसकी घूर्णन अवधि है और ये 30.46 वर्ष में एक परिक्रमण अवधि कंप्लीट करती है। इसके कुल जो ग्रह है वो 31 है, 31। तो क्रम में कर दे 1 2 3 4 5 6 7 है। अरुण ग्रह है जिसको वेनस बोलते हैं। ये 15 घंटे 36 मिनट में कंप्लीट करती है। 15 घंटे 36 मिनट 15 घंटे 36 मिनट में ये कंप्लीट करती है। और इसकी परिक्रमण जो अवधि है 84 वर्ष है। आठवां है वरुण, जिसको नेपच्यून भी बोलते हैं। वरुण का जो घूर्णन अवधि है
17 घंटे 24 मिनट। और इसकी जो परिक्रमण अवधि है 165 वर्ष। यूरेनस के पास 17 उपग्रह है और नेपच्यून के पास 8 उपग्रह है। अरुण के पास 17 उपग्रह है और वरुण के पास 8 उपग्रह है। तो इस प्रकार से ये सौर मंडल के सभी ग्रहों का डिटेल्स है। तो ये 8 ग्रह तथा सूर्य मिलाकर के अपने सौर मंडल परिवार का निर्माण होता है। और जो आंतरिक ग्रह है वो बुध, शुक्र, शनि और मंगल, ये 4 जो है आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है ये बाह्य ग्रह है। इन्हें जोवियन भी बोला जाता है, यानी बृहस्पति के आकार वाले ग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का निर्माण आज से 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसके कुछ दिन बाद मंगल ग्रह से 3 गुना आकार का एक आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकरा गया, जिससे उसका कुछ भाग पृथ्वी से अलग होकर के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, जो चंद्रमा के रूप से जाना जाता है। यहाँ पे ये भी स्पष्ट है कि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो तारे से अपना प्रकाश लेते हैं। तारे अर्थात सूर्य से अपना प्रकाश लेते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक एक तारा जो है वो सूर्य के अलावा नजदीक है, जिसका 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी माना जाता है। अब यहाँ एक और आकाशीय पिंड की चर्चा होती है, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और एक धूमकेतु के बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम आगे की जब कक्षाएं करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो उसमें धूमकेतु के बारे में चर्चा होगी। धूमकेतु आकाशीय पिंड है जो जैसे ही अपने वायुमंडल में इंटर करता है तो वो जलता हुआ प्रतीत होता है। उसे भी आकाशीय पिंड के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब इस सौर मंडल से संबंधित बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट आएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति या उद्भव। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी का उद्भव या उत्पत्ति में कैसे वायुमंडल, स्थल मंडल का विकास हुआ, वायुमंडल का तथा विकास हुआ तथा जलमंडल का विकास हुआ। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में बोला जाता है कि पृथ्वी जब उत्पन्न हुई, माने पृथ्वी जब निर्मित हुई, उस समय पृथ्वी पर क्या था? केवल चट्टान थे और पृथ्वी गर्म थी और वीरान थी, और इसका वायुमंडल जो था पूरा विरल था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक थी
पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास 460 करोड़ वर्ष पूर्व 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन का जो शुरुआत है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। स्थल मंडल का जो विकास है उसमें पृथ्वी के स्थल मंडल के सबसे ऊपरी भागों में जितने भी चट्टान थे वो हल्के पदार्थों के बने हुए थे। हल्के पदार्थ यानी उसका जो घनत्व था वो कम था, लगभग 2.7 2.8। जो भी चट्टान जो थे स्थल मंडल के विकास में जितने भी चट्टान थे जो उसके स्थल मंडल के ऊपरी भाग में थे वो कम घनत्व वाले थे। उनका जो घनत्व था वो 2.7 से 2.8 के आसपास था। और उसके बाद जो पृथ्वी स्थल मंडल के जो मध्य में, अगर ऊपरी भाग के जब नीचे जाएंगे मध्य में, तो वहां ऊपर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक घनत्व वाले चट्टान थे जिनका घनत्व जो था 3.5 से 4.5 था। और पृथ्वी के आंतरिक यानी कि स्थल मंडल के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले चट्टान जैसे निकेल और लोहा से घनीभूत चट्टानों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो क्रोड धातु से संबंधित है। और यहाँ पर एक चीज और भी देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जब स्थल मंडल की जो परत में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो घनत्व, तापमान, दबाव में वृद्धि होती जाती है। अब नेक्स्ट है वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास। वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास प्रथम अवस्था में क्या था? जब इनका विकास हुआ तो प्रथम अवस्था में हाइड्रोजन तथा हीलियम की काफी प्रचुरता थी। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की काफी प्रचुरता थी, इसी से वायुमंडल का निर्माण हुआ था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से काफी भाप और जल वाष्प ऊपर की ओर आता है जो वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है और उससे भी वायुमंडल के निर्माण में योगदान होता है। इसके बाद तृतीय एवं अंतिम अवस्था में देखते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे, वन वृक्ष थे, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है जिससे वायुमंडल में अन्य गैसों का मिश्रण होता है और वायुमंडल का जो भाग है वो संशोधित होता है। पृथ्वी जो है काफी ठंडी होते, शुरू में पृथ्वी गर्म थी जब निर्मित हुई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडा होती है तो ठंडा होने से वायुमंडल के जलवाष्प का संघनन की प्रक्रिया होने लगता है। संघनन की प्रक्रिया होने से वो संघनित होकर के काफी वर्षा कराती है। काफी वर्षा कराने से क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी गर्त या गड्ढे जो थे वो बारिश से पूरे के पूरे भरते चले जाते हैं और काफी बारिश होने से वे सब भर जाते हैं जिससे महासागर का निर्माण होता है और पृथ्वी महासागर का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ स्थल मंडल का विकास होता है, वायुमंडल का विकास होता है तथा जलमंडल का विकास होता है। ये तीनों मंडल के मिलने से ही पृथ्वी के तीन भाग हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और जहां हम लोग रहते हैं उसे बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत यानी कि पृथ्वी पे जो जीवन है वो विभिन्न कालों की चट्टानों को, पृथ्वी पर जो जीवन है उसका अध्ययन हम लोग विभिन्न कालों की चट्टानों में उपस्थित जीवाश्मों के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महासागर की उत्पत्ति आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात पृथ्वी के उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद।
पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन किए। अब इससे संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसमें अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी परिकल्पना है, कौन सा सिद्धांत है। इसमें सबसे अच्छा, सबसे नवीन जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में काफी साक्ष्य के आधार पर विकसित किया गया है। इसका विकास 1950 से 60 के दशक में हुआ है, जिसका सत्यापित 1972 ईस्वी में किया गया है। इसमें ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिसको एडविन हब्बल नामक विद्वान ने 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पदार्थों में विस्तार हो रहा है। इसलिए ऐसा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 13.7 अरब वर्ष पहले एकाकी परमाणु से हुआ है, जिसमें धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। सबसे पहले ये माना गया कि ब्रह्मांड में शुरुआत के समय में हल्के बादल उपस्थित थे जो एक दूसरे से आकर्षित होकर के, घनीभूत होकर के तथा उसमें अलगाव अलग होकर के आकाशगंगा का निर्माण किए। आकाशगंगा के टूटने से फिर तारों का निर्माण हुआ, फिर तारों के टूटने से ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में अच्छा से फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें कि पृथ्वी के उत्पत्ति में कब हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोग घर पे बार बार इस वीडियो को देखिए और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो जानकारी है उसका अध्ययन कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क पहनकर निकलिए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए, बार बार हाथ धोइए, कम से कम 30 सेकेंड तक हाथ को धोए और कोरोना वायरस को हराएं। थैंक यू।